हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे एमपी जीके की सीरीज में इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है, कुछ एक आध वीडियोस की बाकी है बस। और उसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिया था, ठीक है। और आज से मैं जो बताने जा रही हूँ उसके पहले आपको, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आप सपोज दैट अगर मैं मध्य उच्च प्रदेश बताऊंगी, मध्य भारत का पठार बताऊंगी अगर, तो आप मैप में जाके उसे तुरंत देख लेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ओके। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके एक अप्रिशिएशन से, उनके एक कमेंट से, आप सबके एक कमेंट से ना मुझे और ज्यादा 2 गुना 3 गुना मेरा उत्साह जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेरा उत्साह बनाए रखें, और जैसे मैं मेहनत करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी मेरे साथ मेहनत करते जाइए, ताकि हमें रिजल्ट भी दिखे, ओके। हम सब मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल हमें जरूर दिखाना है, ठीक है। हमें सेलेक्ट होना है, आप सबको सेलेक्ट होना है, तभी मेरे और आपके मेहनत का कोई फल हमें दिखेगा, ठीक है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बार, और थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो चलिए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो से मैं आपको हर विभाजन की अलग अलग विशेषताएं बताऊंगी। मध्य उच्च प्रदेश मैंने बताया था, मध्य उच्च प्रदेश कौन सा था, 3 भागों में विभाजित किया था मध्य प्रदेश को। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड पठार। वही जो फर्स्ट था मध्य उच्च प्रदेश, उसके अंतर्गत भी 5 भाग थे, और 5 भागों में पहला भाग था मध्य भारत का पठार। आप मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को भाग को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्थिति की बात करते हैं। देखिए, स्थिति आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है, याद नहीं होगी। प्रीलिम्स में आज तक तो इस उप विभाजनों की जो विभाजन है इनकी स्थिति नहीं पूछी गई है। स्थिति सिर्फ भारत और मध्य प्रदेश की पूछी जाती है। लेकिन यदि आप कल को मेंस लिखते हो तो मेंस में ये आपको स्थिति लिखना जरूरी होता है, ठीक है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्थिति से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो आपको, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बताती चल रही हूँ। हो सके तो अगर देखिए मिनट जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर 26 डिग्री 48 मिनट लिखा है, तो मिनट जो है वो इधर उधर आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन ये जो एक्यूरेट डाटा है, ये डिग्री वाले जो है, ये आपको अच्छे से रट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्थिति भी बताते हुए चल रही हूँ। तो मध्य भारत का पठार जो है, इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अब आप मैप पे जरूर ध्यान दीजिए, मैप देखते चलिए। आप देखिए मध्य उच्च प्रदेश, मैं बना देती हूँ यहाँ पर, छोटा सा ही बनेगा यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया था, ये है मध्य उच्च प्रदेश, ये था बुंदेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के आप उत्तर में देखेंगे तो आपको यूपी मिलेगा। यूपी में यमुना का मैदान आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य उच्च प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो वह है यमुना का मैदान। दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में था मालवा का पठार, ओके। पूर्व में देखेंगे तो इसके ठीक पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार, और पश्चिम में देखेंगे तो इसके पश्चिम में है राजस्थान। बहुत इजी है ये सब, केवल समझने की जरूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका एक और नाम दे दिया गया है, क्योंकि चंबल नदी ने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा तबाही देखा जाए तो इसी क्षेत्र में है। चंबल नदी ने इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन किया है। इस अवनालिका अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु, ठीक है। तो इसका अन्य नाम भी है इस क्षेत्र का, इसे कहा जाता है चंबल प्रदेश, ठीक है। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु थोड़ा विषम है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा। महाद्वीपीय का मतलब पता है आपको? देखिए क्या होता है कि जो भूमि होती है, भूमि का जो क्षेत्र होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। लेकिन उसके विपरीत जो जलीय क्षेत्र है, अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, किंतु महाद्वीप जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसीलिए आप भूमध्य रेखा के आसपास जितने क्षेत्र है, जितने देश है, आप वहां पर देखो, वहां महाद्वीपों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि महाद्वीप जो है बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक है।
इसी तरह की जलवायु, कुछ ऐसी ही जलवायु कहाँ पर है, मध्य भारत के पठार में महाद्वीपीय जलवायु है। मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा अधिक गर्म हो जाता है और ठंडियों में बहुत ज्यादा अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते देखते हैं वर्षा। तो यहाँ पर वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। जब आप जलवायु पढ़ोगे तो आप देखोगे कि भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, और ये जो भिंड है ये इसी क्षेत्र में आता है। ये यहाँ पर भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है। ठीक है, तो 75% से भी सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में। इसीलिए इस क्षेत्र को चंबल उपाद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंबल कहीं पे भी आए, मध्य भारत का पठार। ठीक है, उद्गम में बस मत बताइएगा, उद्गम वहां से नहीं होता चंबल नदी का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम मिट्टी की बात करते हैं। चूंकि चंबल नदी जो है वो बहा कर अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, इस कारण नदियों द्वारा जो भी मिट्टी बहा कर लाई जाती है वह कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी की बात करें तो यह प्रदेश जो है जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और जलोढ़ के साथ साथ कुछ मात्रा काली मिट्टी की भी है। पता है क्यों काली मिट्टी की? क्योंकि जो बुंदेलखंड का पठार है, इसके बगल में जो पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, ये काली मिट्टी का बहुत वाला क्षेत्र है। काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ मात्रा इस क्षेत्र में भी आती है, लेकिन मेनली जो स्पेशली जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। चट्टान की बात करें तो मध्य भारत के पठार में कडप्पा और विंध्यनगढ़ की चट्टानों का, देखिए ये सब याद करने से ना, अब ये चट्टान स्पेशली अभी तक तो कभी नहीं पूछे। हाँ, एक आध दो बार ऐसा हुआ है कि पूछ लिया है किसी को, ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसी रेयर कंडीशन हुई कि पूछ लिया जाता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चट्टान कडप्पा और विंध्यनगढ़ की है। नदियों की बात करें तो नदी स्पेशली सबसे पहले तो आप सबको पता है चंबल, उसके बाद पार्वती, काली सिंध, ये वहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो बहती हैं। देखिए उद्गम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वहाँ की प्रमुख नदियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कौन सी प्रमुख है? चंबल, उसके बाद पार्वती और काली सिंध, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। नगर की बात करें तो आप उत्तर में देखेंगे तो भिंड, मुरैना, यहाँ पर है दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर। दतिया का ज्यादा भाग नहीं है, दतिया का थोड़ा बहुत भाग ही है। ठीक है, मेनली मुरैना, भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो चंबल नदी है सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन किस जिले में करती है? तो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से जो ग्रसित जिला है वह है मुरैना। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो सबसे ज्यादा चंबल नदी जो अपरदन करती है वह करती है मुरैना जिले में। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आती हूँ मैं बुंदेलखंड के पठार के साथ। ठीक है, देखिए छोटे वीडियो रहेंगे तो थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेंगे, बड़े वीडियो हो जाएंगे तो आप पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।